हमने मिटनी रिकॉर्ड्स और ऋग्वेद के कॉमन कल्चर की बात पहले कर ली और आज हम अवेस्ता और ऋग्वेद के कॉमन कल्चर की बात करेंगे। देखिए, चूंकि अवेस्ता भी ऋग्वेद की तरह इंडो यूरोपियन भाषा का ग्रंथ है, इसलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो जाती है। मिटनी रिकॉर्ड्स और ऋग्वेद के विश्लेषण के दौरान हमने समझा था कि कैसे नामों के प्रकार उनके कालखंड के निर्धारण में सहायक होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जो कि कालखंड के निर्धारण में सहायक नहीं होते, क्योंकि वे कई कालखंडों में प्रचलित रहते हैं और ऐसे नामों को हम क्रोनोलॉजिकली न्यूट्रल नाम कहते हैं। और इस प्रकार के कई नाम हमें ऋग्वेद में अवेस्ता में मिल जाते हैं, जैसे कि वे नाम जिनके प्रीफिक्स में सु, देवा, दिवा, पुरु, विश्व और प्र लगता है। ये पांचों प्रकार के नाम ऋग्वेद के प्राचीन और नवीन हर मंडल में मिल जाते हैं और सभी मंडलों में मिलने के कारण यह क्रोनोलॉजिकली न्यूट्रल नाम है। और ऐसे जो नाम है वो अवेस्ता में भी मिलते हैं और मिटनी रिकॉर्ड्स में भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उन नामों की जो कि कालखंड के निर्धारण में सहायक होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे ऋग्वेद में आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ मंडलों में मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे। ऐसे नाम जिनके पीछे होत्र लगा हो, मिल्ह लगा हो, जैसे सुहोत्र, शुनहोत्र, अजमिल्ह, पुरुमिल्ह, ऐसे नाम बस ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में मिलते हैं। यह ना तो ऋग्वेद के किसी नवीन मंडल में मिलते हैं, ना ही किसी अन्य वेद या वैदिक साहित्य में मिलते हैं, और ऐसे नाम अवेस्ता या मिटनी रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिलते। यानी इस प्रकार के नाम केवल ऋग्वेद के शुरुआती समय में चलन में रहे होंगे और उसके बाद ये फिर कभी इस्तेमाल हुए नहीं। एक बात और ध्यान देने की है, इनमें जो अजमिल है उसका नाम बाद में भी आता है, लेकिन वहां उसी पुराने अजमिल का जिक्र आता है, किसी नए अजमिल का नहीं है। तो ऋग्वेद के जो रचयिताओं को विदेशी आर्य बताने वाले हैं वो कहते हैं कि आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व में आकर भारत में ऋग्वेद की रचना शुरू की और इससे 2-4 सदियों पहले तक ऋग्वेद वाले जो आर्य थे वो, अवेस्ता वाले जो ईरानी थे वो, और मिटनी रिकॉर्ड्स लिखने वाले जो इंडो आर्यन थे वो अलग अलग नहीं हुए थे और ये सब लोग इकट्ठे इंडो ईरानियन लोगों के रूप में मध्य एशिया में रहा करते थे और तब इन सभी की जो भाषा थी वो लगभग एक सी थी। अगर ये सत्य है तो जो ऋग्वेद है उसके शुरुआती मंडलों में पाए जाने वाले इस प्रकार के जो नाम हैं वो मिटनी और अवेस्ता के रिकॉर्ड्स में भी मिलने चाहिए थे। आप समझ रहे हैं ना। देखिए, ऋग्वेद में जो शुरुआती प्राचीन मंडलों में नाम मिल रहे हैं वो ऋग्वेद के नवीन मंडलों में नहीं मिल रहे। ये बात समझ में आती है कि नवीन मंडल बाद में लिखे गए, उस समय तक कालखंड बदल गया, नाम नहीं है। लेकिन जो आर्यों को विदेशी बताने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब इससे थोड़ा समय पहले तक ये लोग जिन्होंने ऋग्वेद लिखा और जिन्होंने अवेस्ता लिखी और जिन्होंने मिटनी रिकॉर्ड्स बनाए, ये सारे लोग एक साथ ही रहते थे। तो यानी कि इन लोगों का जो आपसी कॉमन कल्चर है वो तो एक जैसा होना चाहिए। तो ऋग्वेद की जब शुरुआत हो रही है उस समय जो नाम है वो ज्यादा मिलने चाहिए हमें, किससे? अवेस्ता से और मिटनी रिकॉर्ड से। लेकिन हो रहा उल्टा है। अब ऐसा ना होना तो यही दर्शाता है कि अवेस्ता और मिटनी रिकॉर्ड्स की जो रचना है वो ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों के बाद हुई और ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों का जो रचना काल है उस समय तक मिटनी रिकॉर्ड्स लिखने वाले लोग और अवेस्ता की रचना करने वाले लोग वैदिक लोगों से अलग नहीं हुए थे। देखिए, ऋग्वेद के जो रचनाकारों के नाम हैं उनकी अगर हम अवेस्ता के नामों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद के रचनाकारों जैसे नाम अवेस्ता में भी मिलते हैं, लेकिन प्राचीन मंडलों के रचनाकारों जैसा एक भी नाम हमें अवेस्ता में नहीं मिलता। पांचों प्राचीन मंडलों में केवल एक मंडल में, मंडल 3 में, उसके एक सूक्त 36 में ऐसा नाम मिला जो अवेस्ता के नाम जैसा था। लेकिन इस सूक्त को भी भाषा विज्ञानी ओल्डरबर्ग ने नए मंडलों की रचना के समय जोड़े गए सूक्त के तौर पर पहले ही चिन्हित कर दिया था। यही नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण में भी इस सूक्त के 3 मंत्रों को बाद में जोड़ा गया माना गया है। यानी कि प्राचीन मंडलों के रचना काल के समय में ऐसा एक भी नाम नहीं था जो अवेस्ता में मिलता हो, जबकि नए मंडलों के रचनाकारों जैसे नाम अवेस्ता में काफी संख्या में हमें मिल जाते हैं। चलिए, ये तो हुआ केवल रचनाकारों के नामों की बात। अब हम यदि ऋग्वेद में राजाओं के, ऋषियों आदि के ऐसे नाम खोजें जो अवेस्ता में आए नामों जैसे हों तो हमें ऋग्वेद के नए मंडलों में ऐसे बहुत से नाम मिल जाते हैं। लेकिन फिर से वही बात, प्राचीन मंडलों में हमें ऐसे नाम नहीं मिलते। कुछ एक मंत्रों में मिलते हैं थोड़े से, लेकिन ये वो मंत्र हैं जिन्हें ऐतरेय ब्राह्मण में या फिर मशहूर इंडोलॉजिस्ट ओल्डनबर्ग द्वारा नवीन मंडलों के समय में जोड़े गए मंत्रों के तौर पर भाषाई आधारों पर पहचाना जा चुका है, अलग वर्गीकृत किया जा चुका है। यानी चाहे ऋषियों के नाम हो, राजाओं के नाम हो, रचनाकारों के नाम हो, जिस प्रकार के नाम अवेस्ता में है वैसा एक भी नाम ऋग्वेद के शुरुआती काल में चलन में नहीं था। उस प्रकार के नाम ऋग्वेद के नवीन मंडलों के समय में व बाद के वैदिक साहित्य के समय में चलन में आए थे। और इससे भी एक ही बात स्पष्ट होती है कि ऋग्वेद के जो प्राचीन मंडल हैं उनका रचना काल अवेस्ता से काफी पुराना है। और देखिए,
अवेस्ता में हमें ऐसे नाम मिलते हैं जिनके अंत में अयन लगा हो। इस प्रकार के नाम भी हमें ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में कहीं नहीं मिलते, लेकिन ऋग्वेद के अंतिम हिस्सों में आपको ऐसे नाम मिल जाते हैं। ऋग्वेद के बाद के जो वैदिक साहित्य है व अन्य साहित्य हैं, उनमें ऐसे नाम बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे बौद्धायन। वैदिक साहित्य की जो अंतिम लेयर है वो सूत्र मानी जाती है। इन सूत्रों के अधिकतर रचयिताओं के नाम के अंत में अयन लिखा हमें मिल जाता है, और इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जो ऋग्वेद के प्राचीन मंडल हैं वो अवेस्ता से पुराने समय में लिखे गए हैं। अच्छा, अवेस्ता में मिलने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, गाथा और बीज। अवेस्ता का जो शुरुआती भाग है उसे गाथा कहा जाता है, और जो गाथा की भाषा है वो बाकी अवेस्ता की भाषा से प्राचीन है, इसलिए इसे अवेस्ता का सबसे प्राचीन हिस्सा माना जाता है। ज़राथुष्ट्र ने अवेस्ता की 5 गाथाओं की रचना की थी, इसलिए ज़राथुष्ट्र को अवेस्ता का शुरुआती रचनाकार माना गया है। बीजा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ज़राथुष्ट्र ने गाथाओं में लिखा है कि उनके पूर्वज एर्याना वैजा नामक इलाके में रहते थे। वैजा यानी कि बीज यानी कि सीड। तो अवेस्ता के यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमें ऋग्वेद के 5 प्राचीन मंडलों में से एक में भी नहीं मिलते, जबकि 5 नए मंडलों में ऐसे शब्द हमें कई बार मिल जाते हैं। एक और चीज देखिए, अवेस्ता के जो प्रथम रचनाकार ज़राथुष्ट्र हैं, उनके समय में व उनके पूर्वजों के समय में ऐसे नाम चलन में थे जिनके अंत में अस्प लगा हो। अस्प अश्व का ही थोड़ा बदला हुआ रूप है। ज़राथुष्ट्र के पिता का नाम पौरुषास्प था, जिसके दरबार में ज़राथुष्ट्र पुरोहित थे उस राजा का नाम विष्टास्प था, जिसने ज़राथुष्ट्र की हत्या की उसका नाम अजतस्प था। इसी प्रकार हैचतस्प, दजमतस्प जैसे नाम भी तब चलन में थे। लगभग इसी प्रकार के नाम हमें ऋग्वेद में भी मिल जाते हैं जिनके अंत में अश्व लगा हो, लेकिन ऐसे सभी नाम हमें ऋग्वेद के नए मंडलों के समय में मिलते हैं। 5 प्राचीन मंडलों में ऐसे नाम नहीं मिलते, और इससे यह स्पष्ट होता है कि अवेस्ता के जो प्रथम रचनाकार ज़राथुष्ट्र थे उनका जो समय है वो ऋग्वेद के नए मंडलों के रचना काल के समकालीन है अथवा उसके बाद का है। यानी इससे फिर वही बात स्पष्ट होती है कि जो अवेस्ता है उसकी रचना की शुरुआत ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों के पूरा हो जाने के बाद हुई होगी। अब एक और बात देखिए, जैसे पुराणों में मनु मुख्य पूर्वज हैं, ऐसे ही अवेस्ता में उनके मुख्य पूर्वज यम हैं। ऋग्वेद में अनेकों बार यम का नाम आया है, लेकिन हमेशा नए मंडलों में। ऐसे 4 लोग हैं जिनका जिक्र अवेस्ता में भी है और ऋग्वेद में भी है। यह हैं त्रित, कृष्णु, तुर्विति और गौतम। यह लोग अवेस्ता में ज़राथुष्ट्र के पहले के समय के लोगों के तौर पर दर्ज हैं, जबकि ऋग्वेद में यह ऋग्वेद के समय के लोगों के समकालीन लोगों के तौर पर दर्ज हैं। और इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अवेस्ता का जो रचना काल है वो ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों के बाद का है। अब मिटनी, अवेस्ता और ऋग्वेद में उपलब्ध नामों का यह पूरा विश्लेषण है। इस विश्लेषण से हमारे सामने बार बार यही तथ्य लगातार सामने आ रहा है कि ऋग्वेद के शुरुआती 5 मंडल अवेस्ता और मिटनी के समय से पुराने हैं। अवेस्ता, मिटनी और ऋग्वेद में जो कॉमन कल्चर है वह ऋग्वेद के नए मंडलों के समय का है अथवा उसके बाद के वैदिक साहित्य के समय का है। श्रीकांत जी तलगेरी का दावा है कि जब तक कोई नया ऋग्वेद, नई अवेस्ता या नया मिटनी रिकॉर्ड सामने नहीं आ जाता, तब तक आप जब भी इन तीनों का विश्लेषण करेंगे यही और केवल यही तथ्य आपके सामने आएंगे। तो ये तो हुआ नामों का विश्लेषण। अब जरा ऋग्वेद और अवेस्ता की रचना शैली का विश्लेषण करते हैं। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वे अलग अलग छंदों में बनाए गए हैं। छंदों को अंग्रेजी में मीटर्स कहते हैं। गायत्री और अनुष्टुप छंद का प्रयोग पूरे ऋग्वेद में हमें मिल जाता है, कॉमन है ये पूरे ऋग्वेद में। तो जो गायत्री मीटर है उसमें 8 सिलेबल्स की 3 लाइन्स होती हैं, और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो इसी छंद में है, ऋग्वेद में ही पाया जाता है। अच्छा, जो अनुष्टुप मीटर है उसमें 8 सिलेबल्स की 4 लाइन्स होती हैं। फिर इनके बाद आता है पंक्ति छंद। इसमें थोड़ा और विकास हो गया छंद का। इसमें 8 सिलेबल्स की 5 लाइन होती हैं। ये जो पंक्ति छंद है ये 5 नए मंडलों में कई जगह मिल जाता है, लेकिन 5 पुराने मंडलों में यह केवल एक मंत्र में मिलता है, और यह मंत्र उन मंत्रों में शामिल है जिन्हें ओल्डनबर्ग ने बाद के समय में जोड़े गए मंत्रों के तौर पर घोषित किया। यानी कि जो पंक्ति छंद है ये उस समय चलन में नहीं रहा होगा जब ऋग्वेद के 5 प्राचीन मंडलों की रचना हुई होगी। ये बाद के समय में जब विकास हुआ छंदों का तब ये चलन में आया। फिर पंक्ति छंद के बाद आया महापंक्ति छंद, और विकास हो गया। इसमें 8 सिलेबल्स की 6 लाइन्स होती हैं। यह जो महापंक्ति छंद है यह भी ऋग्वेद के नए मंडलों में मिलता है। जब पंक्ति छंद नहीं मिलता प्राचीन मंडलों में तो फिर महापंक्ति तो मिलेगा ही नहीं।
तो यानी कि ये स्पष्ट है कि ऋग्वेद के पुराने मंडलों की रचना के बाद में पंक्ति छंद चलन में आया होगा और उसके कुछ समय बाद महापंक्ति छंद चलन में आया होगा। प्राचीन मंडलों की रचना के इतने बाद में चलन में आए इस महापंक्ति छंद में ही अवेस्ता के सबसे प्राचीन भाग गाथाओं की रचना हुई है। 5 में से 2 गाथाएं महापंक्ति छंद में ही बनी हैं। और इससे भी क्या स्पष्ट होता है, यही कि जो ऋग्वेद है वो अवेस्ता से काफी पहले की रचना है, इसके जो प्राचीन मंडल हैं। देखिए, आर्य आक्रमण सिद्धांत के अनुसार मिटनी के इंडो आर्यन, अवेस्ता के ईरानियन और ऋग्वेद के वैदिक आर्य मध्य एशिया तक एक साथ रहते थे। तब इन सब की भाषा एक थी। फिर वहां से अलग होकर यह 3 अलग अलग दिशाओं में जा बसे, जहां इनके द्वारा ऋग्वेद, अवेस्ता और मिटनी रिकॉर्ड्स बनाए गए। यदि वाकई ऐसा होता तो हमें अवेस्ता और मिटनी रिकॉर्ड्स की समानताएं ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों से अवश्य दिखती, क्योंकि एक साथ रहने वाले लोग जब अलग होकर भिन्न भिन्न इलाकों में सभ्यता विकसित करेंगे तो ऐसी सभ्यताओं का जो शुरुआती समय है वो कॉमन कल्चर अवश्य दिखाएगा और समय के साथ यह कॉमन कल्चर कम होता जाएगा। यानी ऋग्वेद के जो प्राचीन मंडलों में यह कॉमन कल्चर सबसे अधिक दिखाई देगा और नए मंडलों के समय में कम और बाद के वैदिक साहित्य में यह और भी कम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में इसका उल्टा मिलता है। ये कॉमन कल्चर ऋग्वेद के शुरुआती मंडलों में तो बिल्कुल नदारत है, बल्कि ऋग्वेद के अंतिम दौर में आकर और बाद के वैदिक साहित्यों में आकर यह हमें ज्यादा मिलता है। और तो और यह वैदिक साहित्य के बाद बने पुराण, रामायण, महाभारत जैसे क्लासिकल संस्कृत साहित्य से भी मिलता है। इनमें भी हमें ऐसे नाम मिल जाते हैं जिनके अंत में अश्वया रथ लगा हो। तो हमने जो ये कॉमन कल्चर का विश्लेषण किया ऋग्वेद के, अवेस्ता के और मिटनी रिकॉर्ड्स का, इससे 3 बातें हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। पहला कि मिटनी रिकॉर्ड्स और अवेस्ता बनाने वाले लोग ऋग्वेद के रचना काल के शुरुआती समय में वैदिक लोगों के साथ मौजूद थे और यह ऋग्वेद की रचना के अंतिम दौर में या फिर उसके बाद के समय में यहाँ से अलग हुए थे। इसलिए इनका जो कॉमन कल्चर है, अवेस्ता का जो शुरुआती समय है या जो मिटनी रिकॉर्ड्स के जो नाम है, वो हमें ऋग्वेद के नवीन मंडलों से या बाद के वैदिक साहित्य से कॉमन कल्चर दर्शाते हैं। दूसरा क्या हमारे सामने स्पष्ट होता है वो ये कि यह लोग मध्य एशिया नहीं बल्कि भारत में एक साथ रहते होंगे, क्योंकि सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ऋग्वेद की रचना भारत में हुई। यानी अवेस्ता बनाने वाले ईरानियन और मिटनी रिकॉर्ड्स के राजवंश भारत से निकलकर वहां पहुंचे थे। यानी तथाकथित आर्य बाहर से भारत में नहीं आए बल्कि भारतीय ही बाहर गए थे। तीसरी बात क्या सिद्ध होती है वो ये कि जो मिटनी रिकॉर्ड्स हैं वो करीब 1400 ईसा पूर्व के हैं और कैसाइट्स रिकॉर्ड 1700 ईसा पूर्व के। ये रिकॉर्ड्स ऋग्वेद के अंतिम दौर व उसके बाद के दौर से मिलता जुलता कॉमन कल्चर दिखाते हैं, ये हमने देख लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ऋग्वेद है उसकी जो शुरुआत है वो 1500 ईसा पूर्व में नहीं हुई होगी बल्कि 1700 ईसा पूर्व से भी बहुत पहले हो चुकी होगी, क्योंकि 1700 ईसा पूर्व के जो कैसाइट्स रिकॉर्ड में नाम मिलते हैं वो भी हमें ऋग्वेद के नवीन मंडलों से कॉमन कल्चर दिखाते हैं, प्राचीन मंडलों से नहीं दिखाते। प्राचीन मंडल इससे भी पहले कभी लिखे गए होंगे। तो कॉमन कल्चर फिर से हमें इसी ओर इशारा करता है कि ऋग्वेद जितना माना जाता है विद्वानों के द्वारा संभव तो उससे काफी पुराना है। और दूसरी बात ये कि अनुमान ये ज्यादा लगता है कि आर्य जैसी कोई नस्ल बाहर से भारत में तो नहीं आई बल्कि भारत से निकलकर लोग बाहर के इलाकों में गए, इसलिए वहाँ की भाषाओं में भारत की भाषा से या संस्कृत से समानता दिखाई देती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।